हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। भाई साहब, इसका मतलब ये कोई ज्यादा पुराना लॉ नहीं है, ताजा ताजा लॉ है। मतलब इसको कुछ ही साल हुए हैं। इससे पहले अगर आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो वो तो 1872 का है ना। एक्ट भी बोलना गलत रहेगा, रेगुलेशंस हैं। एक्चुअल में एक्ट नहीं है, ये रेगुलेशंस हैं, ये सेबी ने बनाई है। आपको पता होगा ना, एक्ट और रेगुलेशन फर्क होता है। एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, रेगुलेशंस रेगुलेटरी बॉडीज बनाती है। तो ये रेगुलेशंस हैं। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, किस चीज में डील करती है हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो वो 1872 का है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है। तो वो कौन सी सदी के लॉ है? ये तो बहुत ताजा लॉ है, 2021 का लॉ है। अच्छा, नाम से ही क्लियर हो रहा है इस लॉ में क्या है। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस। एक्चुअल में शेयर बेस्ड का मतलब है एम्प्लॉयज को इन रेगुलेशंस के थ्रू शेयर बेस्ड बेनिफिट दिए जाते हैं। अब ये शेयर बेस्ड बेनिफिट का मतलब आप ऐसे समझो कि एम्प्लॉयज को भी मैं बात करूंगा सस्ते दामों पे शेयर दिए जाते हैं। नाम से कह रहे हैं शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब है जो कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं उनको अगर वो ही अपनी कंपनी से शेयर खरीदना चाहते हैं तो उनको सस्ते दामों पे शेयर खरीद बेचे जाते हैं, उनको बेचे जाते हैं। और स्वेट इक्विटी शेयर अगर आपने पढ़ा हो तो स्वेट इक्विटी शेयर का कंसेप्ट आप लोगों ने कंप्लीट में पढ़ा होगा। ये तुम्हारे को ऊपर ऊपर समझा रहा हूं, डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में आगे वापस। कि स्वेट इक्विटी आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ के अंदर, तो आपने कंपनी लॉ के अंदर जो स्वेट इक्विटी का सेक्शन था वो 54 था। और उसके अंदर आपने पढ़ा था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाते हैं। वैसे आपने पूरे कंपनी लॉ में पढ़ा है कि शेयर्स को डिस्काउंट पे देना अलाउड नहीं होता, लेकिन उसकी एक ही एक्सेप्शन है सेक्शन 54 कंपनी लॉ के अंदर। क्योंकि कंपनी एक्ट का अगर आपको याद हो तो सेक्शन 53 है, वो तो क्लियर कट ये बोलता है कंपनी एक्ट का, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कि कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, की कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती। बट इसकी एक एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 54। सेक्शन 54 जिसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, 53 में ही लिखा हुआ है कि सेक्शन 54 के केस के अंदर कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। सेक्शन 54 किस में डील करता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो यहां पे क्या होता है, कंपनी के एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को, दो लोगों के बारे में बात होती है। कंपनी के एम्प्लॉइज को एंड डायरेक्टर्स को शेयर्स दिए जाते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। शेयर्स दिए जाते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस किस लिए दिए जाते हैं? फॉर प्रोवाइडिंग एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो हाउ and any other kind of value addition. अब समझो इसका मतलब क्या है। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, तुम लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि किसी एम्प्लॉय ने मान लो कोई अच्छी सी इन्वेंशन करके दी है, एक ऐसी इन्वेंशन जो आज तक, मान लो आपकी फार्मा कंपनी है और किसी एम्प्लॉय ने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया है जिससे कैंसर पेशेंट्स को क्योर कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। ये फॉर्मूला आज तक किसी और फार्मा कंपनी के पास है ही नहीं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय ने बना कर दिया है। तो अब आप चाहोगे ना कि इस कंपनी के एम्प्लॉय को अपने पास ही रिटेन करके रखो, इसको जाने ना दो, इसको कहीं पे भी जाने मत दो। तो उस एम्प्लॉय को वहीं पे रिटेन करने के लिए कंपनी उसको शेयर्स देती है सस्ते दामों पे एज कंपेयर टू जनरल पब्लिक। मान लो जनरल पब्लिक को अगर 100 रुपए में दे रही है तो आपको 90 रुपए में दे रही है, 80 रुपए में दे रही है, आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देगी। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी को इन्वेंशन करके दी है, आपने अपना खून पसीना कंपनी में लगाया है, इसलिए इसको नाम भी क्या दे रहे हैं, स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या है कि आपकी खून, स्वेट का मतलब पसीना, आपकी खून पसीने की कमाई की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आपको शेयर दिए जा रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस। अच्छा, एक चीज और, स्वेट इक्विटी को सिर्फ अलॉट करते वक्त हम स्वेट इक्विटी बोलते हैं। एक बार जब वो अलॉट हो जाएंगे तो उनको जो राइट मिलेंगे वो सब एक नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर की तरह होंगे, उसके बाद वो नॉर्मल इक्विटी शेयर ट्रीट होंगे।
सिर्फ देते वक्त उन्हें स्वेट इक्विटी बोला जाता है, क्योंकि आपको एम्प्लॉई ने बहुत खून पसीना लगाया, मेहनत करी, उसकी वजह से दिया जा रहा है। एक बार वो अलॉट होगा उसके बाद वो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर की तरह ट्रीट होंगे। आपको जो फायदा मिलना था वो तो अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गया, सस्ते दामों पे मिल गए। दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। और एक तो ये चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, जिसमें मैंने तुम्हारे को बता दिया कि एम्प्लॉइज को सस्ते दामों पे शेयर दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क पता क्या है, स्वेट इक्विटी सिर्फ तब दिए जाते हैं अगर एम्प्लॉय ने कोई इन्वेंशन प्रोवाइड करी है, तो कोई इन्वेंशन वगैरह करके दिए कंपनी को, तब दिए जाते हैं। लेकिन जो ये नॉर्मल शेयर एम्प्लॉयज बेस्ड शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, एग्जांपल जिसका मैं बात करूं, ईसोप आ सकता है इसके अंदर, अभी हम पढ़ेंगे। इसमें 5 स्कीम आती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक राइट दिया जाता है कि तुम्हें फ्यूचर में सस्ते दामों पर शेयर दिए जाएंगे, अगर तुम्हें राइट लेना है तो ले लो। मतलब राइट आज दिया जा रहा है, शेयर्स फ्यूचर में मिलेंगे सस्ते दामों पर। मान लो कंपनी कहती है कि आज से 1 साल बाद हम पब्लिक इशू लेके आएंगे और दुनिया को हम शेयर देंगे 100 रुपए का एक, लेकिन तुम्हें देंगे 70 रुपए का एक, तुम्हें लेना है तो ले लो। तुम अभी से इस ईसोप को एक्सरसाइज कर लो, मतलब ईसोप को बुक कर लो, तुम्हारे को हम राइट दे रहे हैं। और फ्यूचर में जब तुम्हारे को लगता हो कि अगर तुम्हारे को वो शेयर्स लेने हो तो ले लेना। अभी मैं डिटेल में ईसोप बीसोप क्या होता है बात करूंगा, एक बेस समझा रहा हूं। इसका मतलब ये जो ये जो ईसोप वाला राइट दिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय ने इन्वेंशन करी है तो उसको दिया जा रहा है। ये कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, जो एक सर्टेन लेवल का होता है। अभी हम एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एम्प्लॉय में कौन कौन आता है। तो जो लोग भी उस एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ रहे हैं, हर बंदे को दिए जाते हैं ये वाले राइट। लेकिन जो स्वेट इक्विटी वाले हैं वो हर किसी को नहीं दिए जाते, वो सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर कोई इन्वेंशन करी है, कोई टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करा है, किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन करके दिया है, जिससे कंपनी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करके दिया है। ऐसे लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। और ये वाले शेयर्स जो है एम्प्लॉय बेस्ड बेनिफिट वाले, किन लोगों को दिए जाते हैं, हर तरीके के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जनरली ये एक किस्म से ईसोप जो होती है एक रेगुलर स्कीम होती है, ये हर एम्प्लॉय को दी जाती है। रेगुलर स्कीम है जो हर एम्प्लॉय को दी जाती है। ये एक थोड़ा सा बेस समझाया, भी डिटेल में बात करूंगा ईसोप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, 5 तरीके की स्कीम होती है। सबको 1 बाय 1 डिटेल में समझाऊंगा। एक हेडिंग समझाइए कि हेडिंग डील किसमें कर रही है, एक बेस बन जाए मोटा मोटा। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2021 आपको दिख रही है। इससे पहले इंडिया के अंदर क्या था, इससे पहले इंडिया में ना 2 रेगुलेशन थी। इससे पहले इंडिया में 2 रेगुलेशन थी। एक थी सेबी, एक थी सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस 2014, एंड एक थी सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2002, स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2002। ये एक्ट आने से पहले, मतलब एक्ट बोल रहा हूं बार बार, वो आदत पड़ी हुई है ना, मतलब ये वाली रेगुलेशंस आने से पहले इंडिया में 2 रेगुलेशंस हुआ करती थी। एक सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 और एक सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। ये 2 हुआ करती थी पहले। अच्छा, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली एम्प्लॉइज को शेयर दिए जा रहे हैं। एम्प्लॉइज को क्या दिए जा रहे हैं, शेयर्स दिए जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं शेयर बेस्ड बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अच्छा, शेयर्स देना और शेयर बेस्ड बेनिफिट देने में क्या फर्क होता है अभी आगे बात करूंगा। तो तुम शब्द पे फोकस करो सिर्फ, या तो एम्प्लॉय को शेयर दिए जा रहे हैं या शेयर्स बेस्ड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, दोनों ही स्कीम के अंदर। बस फर्क क्या है दोनों के अंदर, ये वाले स्वेट इक्विटी शेयर्स हर किसी को नहीं दिए जाते, सिर्फ उस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जो इधर भी शेयर्स दे रहे आ रहे हैं और इधर भी शेयर दिए जा रहे हैं। बस फर्क क्या होता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स उन एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जिन्होंने कोई इन्वेंशन वगैरह कंपनी में दिया है, किसी तरीके से कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करी है, वैल्यू एडिशन करने में, कुछ अलग तरीके से प्रोवाइड करके दिया कंपनी को, जो पहले उस कंपनी में कभी था ही नहीं। और ये वाले जो शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, ये सारे एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, किसी अनोखे एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, लेकिन ये किसी अनोखे एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जो स्वेट इक्विटी वाले होते हैं। लेकिन ये वाले जनरली हर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, लेकिन दिए दोनों जगह शेयर ही जा रहे हैं। और दोनों रेगुलेशन शेयर्स में ही डील करती थी,
तो सेबी को लगा कि यार ये तो रिपीटेशन हो रही है, इधर भी शेयर्स दे रहे हैं, इधर भी शेयर दे रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस कॉमन थे, तो सेबी ने दोनों को ही क्या करा, एबॉलिश करके मर्ज कर दिया। एबॉलिश करके क्या कर दिया, इनको एबॉलिश कर दिया एंड मर्ज करके एक न्यू लॉ बना दिया। न्यू लॉ बना दिया जिसका नाम क्या है, ये रहा जो हमने ऊपर पढ़ा, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2000। ये चलता चला जाएगा ऊपर, ये रहा, अरे वहां लिखा ही नहीं है मैंने, मर्ज करके एक न्यू लॉ बना दिया जिसका नाम क्या है, सेबी शेयर बेस्ड, इसको हम एसबीईसी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 रेगुलेशंस 2021 नया लॉ बना दिया गया। इसका मतलब एसबीबी की फुल फॉर्म क्या है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसका मतलब पहले क्या होता था कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हम ईसॉप वगैरह देते थे एम्प्लॉयज को, उसके लिए अलग रेगुलेशंस थी। कौन सी वाली रेगुलेशन थी, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। और अगर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करते थे एम्प्लॉयज को तो कौन सी रेगुलेशन लगती थी, सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। दोनों को ही एबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह नया लॉ कौन सा लेकर आया गया, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2021। अब इसमें, और इसलिए हेडिंग भी देखो, अब इसका मतलब स्वेट इक्विटी के लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, अब शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन वाला जो चैप्टर था उसी के अंदर स्वेट इक्विटी के प्रोविजंस भी डाल दिए गए हैं, दोनों को मर्ज करके एक ही लॉ बना दिया गया। तो इसलिए इसकी हेडिंग है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। ठीक है जी, आपको थोड़ा थोड़ा बेस समझ आया होगा। अच्छा एक चीज और, दो तरीके की चीजें होती हैं, ये जो हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं है ना, या जो हम ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इशू कर रहे हैं, ये जो हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मैं अभी जिक्र कर रहा था, अभी डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा क्या होता है। अगर आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलते हैं इसको, अगर आपने स्कीम के बारे में सुना हो तो आपको कंपनी एक्ट में पढ़ाया गया होगा, इसका सेक्शन था 62(1)(b), सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। आपको याद हो तो तीन सेक्शन थे 62(1) के अंदर, 62(1)(a) राइट इशू में डील करता था, 62(1)(b) एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में डील करता था, और 62(1)(c) प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में डील करता था। तो इसका सेक्शन 62(1)(b) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करता था। अगर कोई कंपनी शेयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लेकर आ रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो उसको सेक्शन 62(1)(b) और ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता था। अब क्या हो गया कि अब यहां पे क्योंकि अभी रेगुलेशंस आ चुकी हैं, तब इसको दो तरीके से समझोगे कि डिपेंड ये करेगा कि कंपनी कौन सी है। अगर मान लो कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देना चाहती है अपने एम्प्लॉयज को, अगर कंपनी क्या देना चाहती है अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देना चाहती है, इसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलते हैं, इसे शॉर्ट में ईएसओएस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ईसोप बोल देते हैं, कुछ लोग इसे ईसोस बोल देते हैं, बात एक ही है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देना चाहते हो तो क्या होगा, वे दो कैटेगरी बन जाएंगी कि आपकी लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको ईसोस इशू करते वक्त क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 1B ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड, तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही है, जो ये वाले प्रोविजंस थे ये तो फॉलो करना ही है, प्लस में आपको सेबी की यही वाली रेगुलेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं, एसबीईबी एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021 फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, दो बातें हुई। तो अगर अनलिस्टेड है तो आपको खाली ईएसओएस इशू कर रहे हो तो आपको खाली कंपनी एक्ट फॉलो करना है, आपको सेबी का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सेबी की रेगुलेशन फॉलो खाली किसको करनी होती है, लिस्टेड कंपनीज को। और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको क्या, किसके बारे में, कौन सी रेगुलेशन, कंपनी एक्ट तो फॉलो करना है, साथ में क्या फॉलो करना है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 फॉलो करनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा ये बात, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि हम जो रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब यहां पे जो फोकस होगा वो ओनली लिस्टेड कंपनी पे होगा।
फोकस किस पे होगा? ओनली लिस्टेड कंपनी पे, या तो वो लिस्टेड है या फिर वो कंपनी जो अभी तो अनलिस्टेड है बट विच इज गोइंग टू बी लिस्टेड, जो लिस्टेड होने वाली है, जिसने एप्लीकेशन लगा दी है लिस्टिंग की, विच इज गोइंग टू बी लिस्टेड। मैंने दो बातें बोली कि ये रेगुलेशंस अनलिस्टेड कंपनी पे नहीं लगेंगी। ये खाली किन पे लगेंगी? एक तो अनलिस्टेड एक तो लिस्टेड कंपनी जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है स्टॉक मार्केट में, और दूसरा अनलिस्टेड कंपनीज जो अपने आप को लिस्टिंग करवाने वाली हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, उनके ऊपर ये रेगुलेशन लगेंगी, बाकियों के ऊपर नहीं लगेंगी। जो प्योरली अनलिस्टेड कंपनी है ना, उनके ऊपर इन रेगुलेशंस का कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो मैं आगे बढ़ूं वो क्या है, सेम ऐसे ही अगर मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करूं, अगर मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करूं, अगर मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करूं, अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो इसमें भी दो कैटेगरी बन जाएंगी वापस। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा और लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा। अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो वापस वही, अनलिस्टेड कंपनी है तो इसको क्या फॉलो करना है? सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। अगर कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है और वो अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे क्या फॉलो करना है? सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना है। और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसे कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना है, प्लस में वापिस यही सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 फॉलो करनी पड़ेगी। रेगुलेशंस 2021 फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये है आपका एक बेस। मैंने अभी कुछ भी बनवाया नहीं, अभी भी बेस नहीं बनवाया, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं चैप्टर लगेगा कहां, चैप्टर डील किसमें करता है। अभी तो हम इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे और बहुत कुछ सिखाऊंगा तुम्हारे को। अभी इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना शुरू करो। चैप्टर सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। अब पढ़ना शुरू करते हैं। एक तुम्हारे को नाम से कुछ क्लियर हो गया, शब्दों से कि हम पढ़ने के वाले हैं इसके अंदर, राइट। अब पढ़ो क्या बोलता है। बैकग्राउंड, पहले तो बैकग्राउंड बता रहा है कि इससे पहले क्या था, अब तुम्हारे को ऑलरेडी पता है। अच्छा, आपको पता है इससे भी पहले था जो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन है, इससे पहले ना सेबी की गाइडलाइंस आती थी। इससे पहले इंडिया में एक सेबी की गाइडलाइंस होती थी, इससे भी पहले सेबी ईसोप एंड ईएसपीएस गाइडलाइंस 1999, उससे पहले होती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के प्रोविजंस नए नए आए हैं, मतलब अभी 21 में आए, उससे पहले 2014 में थे, उससे पहले 1999 में भी थे, पहले से चलते आ रहे हैं एम्प्लॉय को। अच्छा, ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोल लो या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोल लो, और ईएसपीएस एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अलग चीज होती है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम अलग चीज होती है। अभी दोनों के बारे में मैं बात करूंगा आगे, अभी आगे इसके बारे में, दोनों के बारे में बात करूंगा, दोनों में क्या फर्क होता है। तो इसके लिए पहले इंडिया में अलग से गाइडलाइंस होती थी 1999। लेकिन दिक्कत पता है क्या थी? 1999 की अगर मैं बात करूं, देखो दो बातें हो रही हैं। एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये हो गई ईएसओएस, एक हो गई एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये हो गई ईएसपीएस। इसके लिए तो 1999 में भी लॉ था, इसके लिए तो 1999 में भी लॉ था। लेकिन ये जो तीन स्कीम आपको और दिख रही है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, राइट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, इन तीन स्कीम के लिए तो कोई लॉ था ही नहीं। कंपनी अपनी मर्जी से देना चाहते थे, इसके लिए पहले कोई लॉ था ही नहीं। मैंने क्या बातें बोली? दो बोली कि ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है, इसके लिए तो 1999 में भी लॉ था, लेकिन इन तीन स्कीम के लिए कोई लॉ था ही नहीं। देन जब 2014 आया तो 2014 में जब ये नई रेगुलेशन बनाई गई थी, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, तो उसमें इन पांचों स्कीम्स को कवर कर दिया गया था, मगर स्वेट इक्विटी को कवर नहीं किया था। स्वेट इक्विटी के लिए अलग से कौन सा लॉ था इंडिया में? स्वेट इक्विटी के लिए कौन सा लॉ था इंडिया में? स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 था इंडिया के अंदर। कौन सा था? स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 था इंडिया के अंदर पहले से। फिर अब जो नया वाला लॉ आया उसमें क्या करा, क्योंकि 2014 में इन पांच स्कीम को तो मर्ज कर ही दिया था, नए वाले लॉ के अंदर 2021 वाले लॉ के अंदर वो पांच के साथ साथ स्वेट इक्विटी को भी इसी में मर्ज कर दिया,
और जो सेबी स्वेट इक्विटी वाली रेगुलेशन थी उनको भी अबॉलिश कर दिया, और जो पहले वाली रेगुलेशन थी सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट जिसमें खाली 5 ही स्कीम्स के बारे में बात की गई थी उसको भी अबॉलिश कर दिया, और नई रेगुलेशन बनी जिसके अंदर उन 5 स्कीम्स जो थी उनको भी कवर कर दिया। अब इन 5 स्कीम्स के अंदर क्या क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे, और स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी कवर कर दिया। तो ये बैकग्राउंड चल रहा है सारा जो तुम्हारे को मैं दे रहा हूं कि पहले क्या होता था, क्यों लाया गया, क्या फर्क है, जरूरी है नॉलेज के लिए, पता होना चाहिए। चलो अब पढ़ो, सेबी इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002, स्वेट इक्विटी रेगुलेशन एंड सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय। देखो पहले एक रेगुलेशन कौन सी थी 2002 स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस, और दूसरी कौन सी थी सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 जिसको हम शॉर्ट में एसबीबी रेगुलेशन बोलते थे, और स्वेट इक्विटी वाली को शॉर्ट में क्या बोलते थे, स्वेट इक्विटी रेगुलेशन बोलते थे। वर नोटिफाइड ऑन सितंबर 24 2002 एंड अक्टूबर 28 2014 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बता रहा है कि जो इंडिया में सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन आई थी 2002 वाली, वो कब आई थी, इफेक्टिव कब से हुई थी, वो सितंबर 24 2002 से इफेक्टिव हुई थी क्योंकि 2002 में आई थी। और जो सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट वाली रेगुलेशन है 2014 वाली, ये कब इंडिया में इफेक्टिव हुई थी, ये हुई थी अक्टूबर 28 2014 को। ये कब इफेक्टिव हुई थी, अक्टूबर 28 2014 को, पहले हुई थी, बता रहा है उसके बारे में। द स्वेट इक्विटी रेगुलेशन प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क फॉर इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय लिस्टेड कंपनीज and SEBI SBB regulation provide framework to regulate employee stock option, employee stock purchase scheme and other share based employee benefit। तो मतलब ये कह रहा है कि ये रेगुलेशंस किस में डील करती थी, पहली बात तो जो स्वेट इक्विटी वाली थी वो लिस्टेड कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी तो उस पे लगती थी, और ये जो रेगुलेशन है ये भी जब लिस्टेड कंपनी ये सब स्कीम्स इशू करती थी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, उन पे लगती थी। फर्दर टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही तो है, अलग अलग लॉ फॉलो ना करके सारे लॉ को मर्ज करके एक ही जगह डाल दो, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि मल्टीपल लॉ ना फॉलो करने पड़े। ये सेम टैक्सेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, पहले इंडिया में वैट भी होता था, एक्साइज भी होता था, है ना, सर्विस टैक्स भी होता था, सबको अबॉलिश करके एक ही लॉ बना दिया गया, कौन सा, जीएसटी। वो आपको पता है अभी भी वैट अभी पूरे तरीके से अबॉलिश नहीं हुआ, कुछ स्टेट्स पे अभी भी लगता है वो पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट पे, लेकिन वैसे अबॉलिश करके क्या कर दिया गया, जीएसटी ला दिया गया। तो सेम ऐसे ही मर्ज करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में कि मल्टीपल लॉज ना फॉलो करने पड़े, एक ही लॉ से काम हो जाए, तो सेम इनको भी ये दो अलग अलग लॉ फॉलो ना करके एक ही लॉ में सबके प्रोविजन डाल दिए इन्होंने, स्वेट इक्विटी के भी और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स के भी। आगे, इट वाज ऑब्जर्व दैट द बोथ एसबीबी रेगुलेशन एंड द स्वेट इक्विटी रेगुलेशन रेगुलेट एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एंड रिलेटिंग टू इक्विटी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, thus the possibility of merging both such regulation might be explored। तो वो कह रहा है कि दोनों में कॉमन चीज नोटिस करी कि दोनों एम्प्लॉइज को बेनिफिट देती हैं और दोनों ही स्वेट इक्विटी शेयर्स के थ्रू बेनिफिट देती हैं, नए शेयर्स इशू किए जाते हैं। एक जगह आपको मैंने बताई थी, एक जगह जो एम्प्लॉई कुछ इन्वेंशन वगैरह करके देता है उसको दिए जाते हैं स्वेट इक्विटी वाला, और जो वो वाले शेयर्स हैं ईसॉप वाले वो सबको दिए जाते हैं सारे एम्प्लॉइज को। तो इसका मतलब लेकिन दोनों जगह एम्प्लॉई को शेयर्स के थ्रू बेनिफिट दिया जा रहा है और दोनों ही लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगती थी, तो इसलिए दोनों को मर्ज करके एक ही लॉ बना दिया गया। अकॉर्डिंगली कह रहा है सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड द एक्सपर्ट ग्रुप टू एनालाइज द अबव प्रपोजल एंड प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन ऑन द फॉलोइंग। तो कह रहा है जब ये नया लॉ लाया गया था, जब ये नया लॉ मतलब ये बता रहा है, बैकग्राउंड दे रहा है कि जब ये नई वाली रेगुलेशंस लाई जा रही थी 2021 में, तो सेबी ये रेगुलेशन लाने से पहले सेबी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी, और उस एक्सपर्ट कमेटी से क्या मांगी थी, रिकमेंडेशन मांगी थी। किस चीज की रिकमेंडेशन, कि भाई ये बताओ कि हम इन रेगुलेशंस को किस तरीके से नया बनाएं, इसको कंपनी एक्ट से किस तरीके से पैरेलल करें, है ना, क्या इन दोनों को कंबाइन करना फायदेमंद है या नहीं है। और सारी चीजें देखने के बाद उनको लगा हाँ ये फायदेमंद है, और दोनों को मर्ज करके अगस्त 6 2021 को एक नया लॉ बनाया गया, सेबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया, जिसका नाम क्या था, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन, जो कि इफेक्टिव हुआ अगस्त 13 2021 से। दोनों डेटों में फर्क समझ आ रहा है। ये रेगुलेशंस पास कब हुई थी, ये पास हुई थी 6 अगस्त 2021 को, मतलब लागू नहीं हुई थी, बन चुकी थी। इफेक्टिव कब हुई थी, 13 अगस्त 2021 को इफेक्टिव हुई थी। ठीक है जी। Pursuant to this, SEBI share based employee benefit regulation and SEBI issue of sweat equity share regulation 2002 stand repealed। repealed का मतलब होता है abolished। और कह रहा है ये वाला लॉ आने की वजह से जो पहले वाली रेगुलेशंस थी, स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 एंड सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब कह रहा है कि इस एक्ट के अंदर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3। और ये एक्ट किन किन रेगुलेशन, इस एक्ट की जो रेगुलेशंस हैं उसके प्रोविजंस कहां कहां लगते हैं, कह रहा है इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो 6 जगह लगते हैं। एक तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के ऊपर,
दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के ऊपर, तीसरा स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, चौथा जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, पांचवा रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, सिक्स राइट इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब इन सबके बारे में मैं वन बाय वन समझा रहा हूं। अभी मैं इसके प्रोविजन नहीं पढ़ा रहा, प्रोविजंस क्या है, पहले इन सबका मतलब तो पता होना चाहिए। अब मैं वन बाय वन सबके बारे में समझाऊंगा कि क्या होती है, कि कौन कौन सी चीजें किस किस में डील करती हैं। अब सबके बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर आगे के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो गाइस अब हम पहली स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है। सुनना बड़े ध्यान से, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या चीज होती है, बड़े ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या चीज होती है, बड़े ध्यान से सुनना। नाम से क्लियर हो रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब है, यहां पे जो आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपको एक राइट दिया जा रहा है बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। आपका राइट है लेकिन आपकी ड्यूटी नहीं है। अबे राइट है नहीं है, राइट है ड्यूटी नहीं है, तो क्या मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक पर्सन है मिस्टर ए, ये आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है और आपकी कंपनी इसको ये बोलती है कि हम आपको 100 ईसोप दे रहे हैं, ईसोस दे रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे रहे हैं। या ऐसे समझो, हाँ ऐसे लिख लेते हैं कि 100 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या एक है समझो, मान लो एक एम्प्लॉई है जिसको एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दी जा रही है 100 शेयर्स के लिए। ऐसे समझो 100 शेयर्स के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम किस चीज की दी जा रही है। मान लो ये कंपनी ये कहती है कि देखो भाई, आज से 1 साल बाद हमारी कंपनी का पब्लिक इशू आने वाला है। आज से क्या आने वाला है, 1 साल बाद हमारी कंपनी का पब्लिक इशू आने वाला है। और जब हम ये पब्लिक इशू लेकर आएंगे तो हम दुनिया को शेयर देंगे, एक शेयर 200 रुपए का। जब हम आफ्टर 1 ईयर पब्लिक इशू लेकर आएंगे, आफ्टर 1 ईयर पब्लिक इशू लेकर आएंगे, तो हम दुनिया को एक शेयर देंगे, कितने का, हम एक शेयर का जो इशू प्राइस रखेंगे वो कितना रखेंगे, ₹200। लेकिन अगर आप खरीदोगे, अगर आप उस टाइम पे शेयर्स खरीदोगे तो हम आपको एक शेयर 180 रुपीज का देंगे। दुनिया के लिए 200 रुपए का, लेकिन हम आपको कितने में देंगे, 180 में देंगे। इसका मतलब शेयर्स अभी नहीं मिल रहे हैं, अभी खाली आपके फेवर में एक राइट क्रिएट किया जा रहा है। अभी खाली राइट क्रिएट किया गया है। ये राइट एक्सरसाइज कब होगा, फ्यूचर में। शेयर्स कब मिलेंगे, फ्यूचर में। अच्छा वो, और ये अशेब ने एक लाइन बोली थी, दिस इज राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन का मतलब ये है, आपको ईसोस दे दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे दी है, आप फ्यूचर में के बदले शेयर लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते, आप पे पैसे नहीं है, या देखो बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं लेने में, है ना। अगर नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं है। लेकिन आप इसको उल्टा समझो, अगर आपने राइट अप्लाई कर लिया तो कंपनी की ऑब्लिगेशन है उसको देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आइए क्या बोला मैंने। ये एम्प्लॉय के लिए राइट है बट नॉट ऑब्लिगेशन, लेकिन कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है, उसको देना पड़ेगा। मतलब ये कि मान लो मैंने आज एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का राइट दिया है और मैंने ये बोला है कि आज से 1 साल बाद जब हमारी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी तो हम दुनिया को शेयर देंगे कितने रुपए में, 200 रुपए में, लेकिन आपको कितने में देंगे, 180 रुपए में दे देंगे। आपको 180 रुपए में दे देंगे। अच्छा आपको 180 रुपए में एक शेयर दे देंगे, इसका मतलब आपको 20 रुपए सस्ता दे रहे हैं एज कंपेयर टू मार्केट। इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइसेस देना, मार्केट प्राइसेस सस्ते में देना। अब आपकी मर्जी, आप उस फ्यूचर में आपको शेयर लेना चाहते हो या नहीं। तो इसलिए यहां पे शब्द यूज हुआ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, कि आप पे राइट है कि आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हो। अब आप उसे एक्सरसाइज करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर लिया कि हां मैं ये 180 रुपए के हिसाब से शेयर लेना चाहता हूं, तो कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि उसको आपको 180 रुपए के हिसाब से शेयर देने पड़ेंगे। तो दिस इज राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए राइट है बट नॉट ऑब्लिगेशन, मतलब उसकी मर्जी है, वो लेना चाहता है ले,
मगर उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि उसे लेना ही है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे लेना ही है, उसका राइट है। लेकिन अगर उसने वो राइट अप्लाई कर दिया तो कंपनी को देना पड़ेगा। तो जब ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये राइट देती है, तो जिस टाइम वो कंपनी ये ईसोस का राइट एम्प्लॉय के ट्रांसफर करती है, तो इस राइट को, तो जब ये राइट एम्प्लॉय को दिया जाएगा, ये वीडियो ना थोड़ी सी मिस हो गई थी मेरे से, बीच में कुछ वॉइस चली गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे डाला यहाँ पे ठीक करने के लिए। तो जिस दिन ये राइट उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा, तो उस राइट जिस दिन दिया जा रहा है उस चीज को हम बोलेंगे ग्रांट। और हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो जिस डेट को दिया, तो हम ऐसे भी बोलते हैं डेट ऑफ ग्रांट। ग्रांट समझ आता है ना, ग्रांट का मतलब आपको आज ये राइट दिया है, लेकिन आप इस राइट को एक्सरसाइज तो आप कर नहीं पाओगे। आपको तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आज दिया है, आप इस राइट को एक्सरसाइज कब कर पाओगे? आफ्टर 1 ईयर। मैंने तुम्हारे को क्या बोला कि भाई आज तुम्हारे को ये राइट दिया जा रहा है कि आज से 1 साल बाद जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, तो आपको एक शेयर दुनिया के लिए 200 रुपए का आपको 180 पे दिया जाएगा, आपको 180 पे दिया जाएगा। तो जिस डेट को आपको ये राइट दिया गया, मान लो ये राइट दिया गया आपको 1/1/2023 को, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, तो ये हो गई डेट ऑफ ग्रांट। मान लो 1 साल बाद पब्लिक इशू आना है, मान लो 1 साल बाद पब्लिक इशू आना है, मान लो पब्लिक इशू आना है 10/1/2024 को पब्लिक इशू आना है, तो इसका मतलब आप 1 साल के बाद ही एलिजिबल होगे। आप जो एलिजिबल होगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, वो तो 1 साल बाद ही होगे, क्योंकि 1 साल तक तो आपके पास शेयर्स आपको मिलेंगे नहीं। अभी तो आपको ये बोला है कि आपको आज हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं, 1 साल बाद जब पब्लिक इशू आएगा तो आप इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के बदले में क्या ले लेना? शेयर्स ले लेना। तो 10/1/2024 को मान लेते हैं कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है, तो ये वाली डेट जो, जब इसका मतलब अब आपको क्या है, अब आप इस राइट को क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज कर सकते हो। अब आप इस राइट को क्या कर सकते हो? आफ्टर 1 ईयर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उसी को हम बोलते हैं वेस्टिंग। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग। तो वेस्टिंग कब होगी? जिस दिन पब्लिक इशू आएगा, अब आप उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इस डेट पे हो जाएगी वेस्टिंग। तो ये हो जाएगी वेस्टिंग। और ये जो बीच का 1 साल का पीरियड था, ये जो बीच का 1 साल का पीरियड था, ये जो बीच का 1 साल का पीरियड था, जिस दिन मान लो ये आपकी डेट ऑफ ग्रांट है, और मैंने तुम्हारे को बोला कि 1 साल तक आपको पब्लिक इशू लाना नहीं है, मतलब 1 साल के बाद ही आपको, और मान लो डेट ऑफ ग्रांट का मतलब क्या है? जिस डेट पे आपको क्या मिले हैं? डेट ऑफ ग्रांटिंग ईएसओएस। जिस दिन आपको ईएसओएस दिए हैं वो क्या है? डेट ऑफ ग्रांट। डेट ऑफ ग्रांटिंग ईएसओएस, जिस दिन आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दी है वो डेट ऑफ ग्रांट है। और मान लो 1 साल के बाद कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, इस 1 साल तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। आफ्टर 1 ईयर क्या आएगा? पब्लिक इशू आएगा, जिसके अंदर आप क्या लोगे? जिसके अंदर आप अपना राइट एक्सरसाइज करोगे और क्या लोगे? शेयर्स लोगे। तो जिस दिन आप अपना राइट एक्सरसाइज करोगे उस दिन को हम बोलेंगे, क्योंकि अब आप पे राइट है लेने का, तो अब आप बोलोगे वेस्टिंग, कि आप पे वो राइट आ चुका है, आप पे वो राइट आ चुका है, वेस्टिंग कर सकते हो, आपको वो राइट आ चुका है। और ये जो पीरियड था बीच वाला, इसे हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग का मतलब होता है समा जाना। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? समा जाना, कि आपको राइट आज दे दिया और 1 साल तक वो राइट आपके पास समाया हुआ है। आप इस राइट को एक्सरसाइज कब कर पाओगे? जब कंपनी शेयर्स खोलेगी। खोलेगी मतलब पब्लिक इशू लेकर आएगी, या देखो मैं तो एग्जांपल पब्लिक इशू ले रहा हूं, हो सकता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेकर आए, हो सकता है पब्लिक इशू लेकर आए। अल्टीमेटली कंसेप्ट बस एक ही है कि आपको आज प्रेजेंट में खाली राइट दिया है, शेयर्स तो आपको फ्यूचर में मिलेंगे। शेयर्स तो आपको कब मिलेंगे? फ्यूचर में। और वो कंपनी पहले से टाइम पीरियड बता देती है कि कब देगी। और एक चीज याद रखना है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के केस में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के केस के अंदर प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, पहले से बता दिया जाता है कि आपको कितने रुपए पे शेयर दिए जाएंगे, एंड स्पेसिफिक डेट होती है, ये भी बता दी जाती है कि किस डेट पे पब्लिक इशू खुलेगा, मतलब किस डेट पे आपको वो मिलेंगे। इसका मतलब आपको जो आज राइट दिया है, जिस दिन राइट दिया आपको, आज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया, वो आपको राइट दिया है, तो जिस दिन आपको वो राइट दिया हम बोलते हैं डेट ऑफ ग्रांट, या डेट ऑफ ग्रांट बोल लो या ग्रांट बोल लो, कुछ भी बोल लो। और आपको कंपनी बोल रही है कि आज हम आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं, 1 साल बाद जब हमारा पब्लिक इशू आएगा तो आप उसके अंदर शेयर्स खरीद लेना, आपको सस्ते दामों में मिल जाएंगे। तो उस 1 साल तक तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो 1 साल का पीरियड है, ये क्या कहलाएगा? वेस्टिंग पीरियड। इसका मतलब, और 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे और आप पब्लिक इशू कंपनी का आ रहा है और आप उस पब्लिक इशू के अंदर अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, तो जब आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके बाद आपको शेयर्स मिल जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं वेस्टिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग। और जिस प्राइस पे आप एक्सरसाइज करोगे,
जिस प्राइस पे आप वो शेयर्स एक्सरसाइज करोगे उसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। जैसे दुनिया के लिए 200 रुपए का आपको 180 में दे जा रहा है, तो आपके लिए वो 180 क्या हो गया, एक्सरसाइज प्राइस हो गया। क्या हो गया, एक्सरसाइज प्राइस। बस ये 180 एक्सरसाइज प्राइस वाली बात तो वीडियो में ओके थी, बस इसके आगे की ऑडियो ओके, बीच में ना 4-5 मिनट की ऑडियो खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको कट करके यहाँ पे लगाया है, तो ठीक कर दिया। बस अब आगे वीडियो में ओके, अब आप सुन लेना आराम से, आगे का सब ओके। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज प्राइस से। और जिस प्राइस पे ये शेयर्स खरीदेगा एम्प्लॉय उस कंपनी से, इस प्राइस को हम बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज प्राइस, कि ये अपने राइट को कितने रुपए पे एक्सरसाइज कर रहा है, 180 रुपए पे। अच्छा, बहुत सारे टीचर ना गलत सिखाते हैं, बहुत सारे टीचर ये सिखाते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में एम्प्लॉयज को शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाते हैं। दिस इज नॉट डिस्काउंट। डिस्काउंट कब होता है, जब आप फेस वैल्यू से नीचे पे दे रहे हो। मान लो अगर किसी कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, मान लो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी का जो इश्यू प्राइस है वो 200 रुपए है, इसका मतलब यह है कि कंपनी की शेयर की औकात 10 रुपए की है, वो 190 रुपए का जो डिफरेंस है वो क्या कर रही है, ₹190 का प्रीमियम चार्ज कर रही है लोगों से। अगर कंपनी 10 रुपए से भी सस्ता शेयर आपको देगी तब डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन आप ये समझो कि अगर कंपनी का शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और वो दुनिया से 200 रुपए ले रही है एक शेयर के, और वो आपको 180 में दे रही है, इसका मतलब आप ये समझो कि वो आपको भी दे तो प्रीमियम पे ही रही है, बस ये कि दुनिया से कम प्रीमियम चार्ज कर रही है आपसे। दुनिया से वो 190 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रही है और आपसे अगर 180 का शेयर है जिसमें से 10 रुपए की तो फेस वैल्यू हो गई शेयर की, तो आपसे प्रीमियम कितना हो गया, ₹170 का, तो आपसे 170 प्रीमियम ले रही है। बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं फेवरेबल प्राइस, इसको हम डिस्काउंटेड प्राइस नहीं बोलते, वो टीचर ही गलत सिखाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल प्राइस, क्योंकि आपको पता है कंपनी लॉ का सेक्शन 53 क्लियर कट मना करता है कि कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकती है। वो बस उसकी एक्सेप्शन क्या है, मैंने तुम्हारे को बता दिया, स्वेट इक्विटी शेयर वाला केस, और एक एक्सेप्शन और है वहां पे, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी वाली, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम वाली, उसको भी इग्नोर कर दो। बस ये 2 केस ऐसे हैं जहां पे शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, मतलब जहां पे फेस वैल्यू से भी नीचे इशू हो सकते हैं। अदरवाइज बाकी केसेस के अंदर शेयर डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड ही नहीं है। तो स्वेट इक्विटी शेयर के केस के अंदर हम शेयर फेस वैल्यू से नीचे देंगे तब डिस्काउंट हो सकता है। तो पहले तो आपको ये समझ आया कि डिस्काउंट होता कब है, जब हम शेयर फेस वैल्यू से भी नीचे पे देते तब डिस्काउंट कहलाता है। लेकिन फेस वैल्यू से ऊपर पे बेच रहे हैं तो वो डिस्काउंट थोड़ी है, वो तो प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। बस फर्क कितना है कि देखो फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है, हम दुनिया को 200 रुपए का शेयर दे रहे हैं इशू प्राइस, और आपसे हम 180 रुपए ले रहे हैं। इसका मतलब हम दुनिया से ज्यादा प्रीमियम ले रहे हैं, आपसे थोड़ा कम प्रीमियम ले रहे हैं, लेकिन प्रीमियम तो आपसे भी ले रहे हैं। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं होता, ये फेवरेबल प्राइस होता है कि थोड़ा सा फेवर कर दिया आपको, तो ये एम्प्लॉय को फायदा मिलता है। और अच्छा, ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, टू रिटेन द एम्प्लॉइज, टू रिटेन द एम्प्लॉइज। ऐसा बेनिफिट कंपनी क्यों दे रही है, ताकि वो एम्प्लॉय उस कंपनी में जुड़ा रहे, उसको फील होना चाहिए ना कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो मेरे को नॉर्मल पब्लिक से एडवांटेज मिल रही है उस कंपनी के अंदर, ताकि उसका मनोबल बढ़ा रहे, उस कंपनी में जुड़ा रहे। और आजकल तो आपको पता है ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, ये आपको पता है एम्प्लॉय की, ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, ये आपकी ऑप्शन स्कीम जिसको हम ईसोस बोलते हैं, ये आपके जो एक एम्प्लॉय के ओवरऑल रेम्युनरेशन का ही पार्ट होती है, एम्प्लॉय के ओवरऑल रेम्युनरेशन का ही पार्ट होती है। अब इसका मतलब क्या है तो मैं समझाता हूं। तुमने कईयों के मुंह से सुना होगा मेरे दोस्त का 30 लाख रुपए का पैकेज लगा, मेरे दोस्त का 50 लाख रुपए का पैकेज लगा। तो आजकल देखना ये बहुत कॉमन हो चुका है। मान लो कोई पर्सन है, आपका फ्रेंड है मिस्टर ए, मान लो उसकी किसी एक्स लिमिटेड में जॉब लगी और उसको कंपनी ने बोला कि हम आपको 30 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर कर रहे हैं, एक साल में आपको कितने की सैलरी देंगे, 30 लाख रुपए की सैलरी देंगे। तो एम्प्लॉय पागलों की तरह खुश होता है, हो मेरा साल का 30 लाख का पैकेज है। लेकिन वो कहते हैं भी रुक जाओ बेटा, उस 30 लाख में क्या होता है, सच्चाई क्या होती है कि 16 लाख रुपए आपकी पर एनम सैलरी है और 14 लाख रुपए के आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे देते हैं। वो क्या दे देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे देते हैं। 14 लाख की क्या दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो आपको लॉजिकली अगर समझ आ रहा हो तो आपके हाथ में तो हर महीने जो सैलरी आएगी वो 16 लाख के बेस पे आएगी ना। 16 लाख डिवाइड बाय 12 कर लो और उसमें भी टैक्सेस वगैरह कटेंगे, बहुत कुछ होगा।
ये जो 14 लाख रुपए तो आपको भी मिलेंगे ही नहीं, ये तो आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आपके फेवर में क्रिएट कर दिया गया है कि भाई फ्यूचर में आप चाहो तो इस पैसे जितने 14 लाख के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के बदले फ्यूचर में 14 लाख रुपए की क्या ले लेना, शेयर ले लेना, जो आपको सस्ते दामों पे दे दिए जाएंगे, मगर फ्यूचर में दे जाएंगे एक सर्टेन डेट के बाद। अभी के लिए वो 14 लाख रुपए आपके लिए करंट में बेकार होते हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा बेकार होते हैं। मान लो कंपनी बोल रही है कि 2 साल बाद जब हमारी कंपनी आपको अभी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रही है, 2 साल बाद कंपनी आपको शेयर दे देगी सस्ते दामों पे 14 लाख रुपए के, आप खरीद लेना इस पैसे के। इसका मतलब ये पैसा इन कैश हो जाएगा, लेकिन बदले में आपको क्या मिलेंगे, कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, वो सीधा 30 लाख रुपए आपको क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आपको उसको पता है, क्योंकि अगर आप बीच में नौकरी छोड़ दोगे ना तो आपका ये राइट खत्म हो जाता है। अगर आप बीच में नौकरी छोड़ दोगे, मान लो कंपनी ने आपको 2 साल के लिए रखा और 2 साल मतलब कंपनी ने मान लो आपको आज जॉब पे रखा और कंपनी ने बोला कि 16 लाख आपको सैलरी देंगे, आपका 30 लाख का पैकेज और 14 लाख रुपए का आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देंगे, जो कि 2 साल बाद कैश होगा, जिसके बदले मतलब आज आपके फेवर में खाली राइट है, क्योंकि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में आपको समझ आ गया कि आपको हाथों हाथ शेयर्स नहीं मिलते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में करंट में तो आपको खाली क्या मिलता है, राइट क्रिएट होता है आपके फेवर में। शेयर्स तो फ्यूचर डेट पे मिलते हैं। शेयर्स तो कब मिलते हैं, फ्यूचर डेट पे, 1 साल बाद 2 साल बाद वो कंपनी आपको उस टाइम पे बता देगी कब देगी। तो शेयर्स तो आपको फ्यूचर डेट पे मिलने हैं, तो अब आप उतने साल के लिए बाउंड हो गए ना कंपनी के अंदर। अगर आप उससे पहले ही कंपनी छोड़ने की कोशिश करोगे, आप अगर ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का जो 2 साल का, मान लो कंपनी ने बोला कि 2 साल के बाद आप इस ईसोप को कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में, अगर आप उससे पहले ही नौकरी छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका राइट खत्म हो जाएगा। आपका राइट क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसका आप 2 साल के लिए बंद गए ना कंपनी में। तो यही कंपनी गेम खेलती है। अगर उसको लगता है एम्प्लॉय टैलेंटेड है तो उनको क्या देती है, ईसोप दे देती है, ईसोस दे देती है कि अगर ये कंपनी के लिए काम करने लायक है। इसमें कंपनी में एम्प्लॉय क्या होते हैं ना, आजकल क्या होता है, एम्प्लॉयज ने टिकते नहीं है, तो टिकाने का ही जुगाड़ है। आजकल क्या एम्प्लॉय ने आज आपको ज्वाइन करा 14 लाख पे, 2 महीने बाद किसी और कंपनी से ऑफर आ गया 15 लाख पे भग लेगा 16 लाख पे। तो अब क्या होगा, आपको रोकने के लिए आजकल कंपनी ऐसी स्कीम निकालती है। तो वो कहने को 30 लाख का पैकेट होता है, लेकिन उसमें कुछ आपको कैश की फॉर्म में सैलरी आती है, कुछ आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिए जाते हैं। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आपको समझ आ गया क्या होता है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में हमने क्या समझा कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में आपको एक राइट दिया जा रहा है, राइट आप दिया जा रहा है, शेयर्स आदि दिया जा रहा है। शेयर्स कब दिए जाएंगे, फ्यूचर डेट पे। किस प्राइस पे दिए जाएंगे, एट अ फेवरेबल प्राइस, थोड़ा सा मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे दिए जाएंगे, मतलब इश्यू प्राइस से कम पे। अगर दुनिया को 200 में दे रहे हैं तो आपको 160, 170, 180 रुपए में दे देंगे, ठीक है। तो जब जिस प्राइस पे आपको देंगे उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सरसाइज प्राइस। और मैंने तुम्हें एक चीज और बताई कि ये राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। कि अगर मान लो 2 साल बाद आपको शेयर्स नहीं, मान लो दोस्त कंपनी ने बोला था कि 1 साल के बाद, एग्जांपल लेके बात करते हैं, आपको राइट एक्सरसाइज करना है और आप 1 साल के बाद उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो मत करो। इसलिए मैंने बोला राइट ऑब्लिगेशन नहीं है। और अगर करना चाहते हो तो आपको कितने मिलेंगे, सस्ते दामों पर मिलेंगे। तो जब आपको राइट दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट देने को बोलते हैं वेस्टिंग। और जिस प्राइस पे आप उस राइट को एक्सरसाइज करोगे तो हम क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज प्राइस। और एक बार शेयर अलॉट हो गए तो उसके बाद फिर वो नॉर्मल इक्विटी शेयर की तरह ही है, आपको बस सस्ते दाम में मिले, लेकिन है तो वो शेयर ही। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कोई शेयर नहीं है, ये तो एक स्कीम है जिसके थ्रू आपको शेयर्स मिल रहे हैं। बात समझ आ गई। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि ईसोप मिल रहे हैं, ईसोप तो ईसोप वाले शेयर्स मिल रहे हैं। तो ईसोप वाले शेयर्स का मतलब कोई नए शेयर नहीं होता, शेयर तो 2 ही होते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस। इसका मतलब ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं लोग। तो ये जो ईएसओएस स्कीम है, इसके ये शेयर्स नहीं है, इस स्कीम के थ्रू शेयर्स मिलेंगे आपको। कौन से वाले, इक्विटी वाले या प्रेफरेंस वाले, वो डिपेंड करता है, शेयर्स दोनों इशू हो सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्कीम के थ्रू आपको शेयर्स मिलते हैं, स्कीम शेयर्स नहीं है, शेयर तो 2 ही होते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस, ठीक है जी। ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है आपको समझ आ गया। अब आता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में क्या फर्क है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में कंपनी हाथों हाथ ऑफर देती है, नाम से क्लियर है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। वहां पे तो आपको क्या होता था, वहां पे पहले आपको ऑप्शन मिलता था, वहां पे आपको खाली राइट मिलता था। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर क्या था, प्रेजेंट में खाली राइट क्रिएट होता था आपके फेवर में, खाली राइट क्रिएट होता था। शेयर्स कब अलॉट होते थे, फ्यूचर में। शेयर्स अलॉट होते थे फ्यूचर में, हाथों हाथ नहीं मिलते थे, फ्यूचर में मिलते थे, राइट। तो प्रेजेंट में खाली आपके फेवर में राइट क्रिएट होता था, शेयर्स कब अलॉट होते थे, फ्यूचर में। यहां पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अंदर आपको हाथों हाथ दे दिया जाएगा। आपको ये बोला जाएगा, देखो भाई कंपनी, हाथों हाथ, कब हो रहा है, मान लो देखो भाई कंपनी अगले महीने पब्लिक इशू लेकर आ रही है, और तुम हाथों हाथ ही क्या करना, तुम्हारे को ईएसपीएस दे देंगे उस टाइम पे जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, और तुम हाथों हाथ अप्लाई कर लेना। तो ईसोप और उसमें फर्क क्या है, ईसोस के अंदर, ईसोस में क्या है कि फ्यूचर डेट पे कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है और आपको आज राइट क्रिएट होता है कि आज से 1 साल बाद आपको लेने हो तो ले लेना।
यहां पे मान लो कंपनी अभी पब्लिक इशू लेकर आई है, इंस्टेंटली लेकर आई है, या नॉर्मल शेयर्स लेकर आ रही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू लेकर आ रही है, और कंपनी आपको इंस्टेंट ऑप्शन दे रही है कि भाई हमारी कंपनी के शेयर्स हम दुनिया को दे रहे हैं, इंस्टेंट ऑप्शन दे रही है कि हमारी कंपनी के शेयर्स का इश्यू प्राइस है 200 रुपए, लेकिन हम अपने एम्प्लॉइज को कितने में देंगे, लेकिन हम फॉर एम्प्लॉइज कितने का 180, लेने हैं तो ले लो, जितने लेने हैं ले लो। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और परचेज स्कीम में फर्क क्या है, यहां पे इंस्टेंट राइट मिलता है शेयर्स खरीदने का हाथों हाथ, पैसे दो और शेयर्स ले लो सस्ते दामों पे, क्योंकि आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, जनता से सस्ते दामों पे आपको दे देंगे। और वहां पे फर्क क्या था, वहां पे इंस्टेंट ऑफर नहीं मिलता है, वहां पे इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट शेयर्स नहीं मिलते हैं, इंस्टेंट राइट क्रिएट हो जाता है आपके फेवर में, राइट आज ही क्रिएट हो जाएगा, लेकिन शेयर्स कब मिलेंगे, एक सर्टेन डेट के बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, वो कंपनी डिसाइड करती है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, अगर मैं तुम्हारे को फर्क बताऊं ना, तो ये जो स्कीम है ना, रेगुलर स्कीम है। ये रेगुलर स्कीम का मतलब है कंपनी आए दिन लेकर आती है और ये सारे एम्प्लॉइज के लिए लेकर आती है। दिस इज नॉट रेगुलर स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, दिस इज नॉट रेगुलर स्कीम, ये रेगुलर स्कीम नहीं है। रेगुलर स्कीम नहीं है का मतलब क्या है, ये आए दिन कंपनी लेकर आती है, बहुत रेयर केसेस में लेकर आती है। इसलिए तुमने लोगों के मुंह से ना हमेशा इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम को ईसोप भी बोलते हैं, इसलिए तुम लोगों ने लोगों के मुंह से ईसोप सुना होगा ज्यादातर, ईसोप ही शब्द कॉमन है, ईएसपीएस, इस एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम को ईएसपीएस बोलते हैं, ये तुमने सुना ही नहीं होगा ज्यादातर, क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है ना। हाथों हाथ खड़े पैर एम्प्लॉय को बोलो चल भाई चल इतने खरीद लेना, एम्प्लॉय पे पैसा होगा ना कुछ होगा, कितने एम्प्लॉइज पे पैसा ही नहीं होता, ज्यादातर ये चीज फेल हो जाती है। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में तो क्या एम्प्लॉय का माइंड मेकअप हो जाता है ना, कि भाई उसको पता है कि एम्प्लॉय के फेवर में आज राइट क्रिएट किया गया, 1 साल के बाद जो शेयर इशू करने कंपनी ने उसके लिए, तो उसको पता है कि अगर उसको खरीदने तो 1 साल में पैसे जोड़ लेगा ना, अगर उसको लेने हैं तो ये एक फायदा होता है। और जो कंपनियां रेमुनरेशन की तरह फॉर्म में देती हैं तो उनको तो फिर पैसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मान लो अगर कंपनी ने 30 लाख के पैकेज, 30 लाख का पैकेज है, 16 लाख की सैलरी, 14 लाख का आपको ईसॉप दे दिया, तो इसका 14 लाख के बदले में आप 14 लाख के शेयर तो फ्यूचर में ले ही सकते हो ना। तो ऐसे एम्प्लॉइज को तो पैसे भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो पता है 14 लाख रुपए हमारे पहले से कंपनी ने हमारे पैकेज के काट रखे हैं, इसके बदले हमारे को शेयर्स मिल जाएंगे सस्ते दामों पे। बस फर्क क्या होगा, तो इसमें 14 लाख में जो आपको पर शेयर मिलेगा, 14 लाख रुपए के जो शेयर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो पर शेयर 200 रुपए से चार्ज करेंगे, आपसे 180 के हिसाब से चार्ज करेंगे, और दुनिया को जब वो शेयर बेचेंगे तो 200 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। तो ईसोस और ईसोप ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और इसको हम ईसोस भी बोलते हैं। और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में आपको फर्क क्लियर हो गया, ईसोस के अंदर इसको ईसोप बोलते हैं, उसमें हाथों हाथ राइट क्रिएट होता है, शेयर्स फ्यूचर में मिलते हैं एक सर्टेन डेट के बाद, और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अंदर हाथों हाथ शेयर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये दोनों में फर्क है। अब आता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। अब ये स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। तो गाइस अब नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, अब ये क्या है जरा समझते हैं। इसको ना मैं एक चीज बोलता हूं, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसएआरस। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं इसको। इसको ना मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, ये चीज याद रखना कि ये ना एक नोशनल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, नोशनल। नोशनल मतलब इधर ना आपको एक्चुअल में शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, इस कंसेप्ट में आपको एक्चुअल में शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, शेयर्स को बेस बनाकर आपको बेनिफिट दिया जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है तो मैं समझाता हूं, जरा सुनना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े ध्यान से। क्या है, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड है, ये इसी कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय है। कंपनी इसको कहती है कि हम आपको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम दे रहे हैं, हम आपको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम दे रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में अभी मैंने आपको बताया एसएआरएस बोलते हैं, एसएआरएस बोलते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। हम आपको एसएआरएस दे रहे हैं, और कितने शेयर्स का दे रहे हैं, 1000 शेयर्स का दे रहे हैं। कितने शेयर्स का एसएआरएस दे रहे हैं, 1000 शेयर्स का दे रहे हैं। अब तुम सुनना बड़े ध्यान से, ये 1000 शेयर नहीं दिए जा रहे, इसको 1000 शेयर्स नहीं दिए जा रहे, 1000 शेयर्स के ऊपर जो एप्रिसिएशन जनरेट होगा वो दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, ये कंपनी कह रही है कि देखो जी हमारी कंपनी का
एक शेयर इस टाइम पे 80 रुपए का है और हम आपके फेवर में क्या करते हैं, 1000 शेयर्स का एप्रिसिएशन राइट क्रिएट कर देते हैं। एप्रिसिएशन राइट क्रिएट करने का मतलब है कि आज से 1 साल बाद, ये एग्जांपल लेके बात करते हैं, 1 साल 2 साल जो भी, कि मान लो आज हमारा करंट प्राइस कितना है, मान लो भी 2023 चल रहा है, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। आफ्टर 2 इयर्स ये शेयर जितना भी एप्रिशिएट होगा उसकी डिफरेंस वैल्यू का जो प्रॉफिट होगा वो आपको देंगे। मान लो आज एक शेयर 80 रुपए का है और आपके फेवर में 1000 रुपए का, 1000 शेयर्स का एप्रिसिएशन राइट क्रिएट करें। इसका मतलब अगर आज के हिसाब से देखें तो इस 1000 शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 इंटू में 80, तो ये कितनी हो गई, 80,000, 80,000 रुपीज में हो गए। इसका मतलब आज की डेट में 2023 के अंदर अगर एक शेयर 80 रुपए का है तो 2023 के अंदर 1000 शेयर्स कितने के हो गए, 80,000 के हो गए। कंपनी कह रही है कि 2 साल बाद इन 1000 शेयर्स की वैल्यू जितने से भी एप्रिशिएट होगी उतना आपका प्रॉफिट है वो हम आपको देंगे। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो आफ्टर 2 इयर्स एक शेयर 125 रुपए का हो गया, एक शेयर कितने का हो गया, 125 रुपए का हो गया। आफ्टर 2 इयर्स मतलब 2025 में, 23 में दिया था 24-25, तो इसका मतलब अगर हम आफ्टर 2 इयर्स इसकी कैलकुलेशन निकालें तो 1000 शेयर्स इंटू में 125 करेंगे तो ये हो गया 1,25,000। इसका मतलब अगर हम इस 1000 शेयर्स की डिफरेंस वैल्यू निकालें तो पहले कितने के थे, 2023 में, अभी साल कौन सा चल रहा है, 2025, तो यहां पे लिख देते हैं 2025। इसका मतलब 2023 के अंदर ये 80,000 के थे, 2025 के अंदर ये 1,25,000 के हो गए, तो 1,25,000 माइनस 80,000, 1,25,000 माइनस 80,000, तो कितना निकल के आया, 45,000 रुपीज का। ये है आपका प्रॉफिट। इसी को हम बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो जो स्टॉक 2023 के अंदर 80,000 रुपए के थे वही स्टॉक आज की डेट में 2025 के अंदर कितने के हैं, 1,25,000 के। मतलब ये 45,000 से क्या हो गए, एप्रिशिएट हो गए। ये 45,000 रुपीज किसको दे दिए जाएंगे, ये 45,000 रुपीज मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम। तो अगर आपको समझ आए, यहां पे शेयर्स नहीं दिए उसको, भाई सुनना बात ध्यान से, शेयर्स कंपनी के शेयर्स से, कंपनी के शेयर होल्डर दूसरे होंगे, हमने सिर्फ शेयर्स को बेस बनाया है, हमने शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं। को शेयर तो लोगों ने खरीद रखे होंगे ना, हम शेयर्स का बेनिफिट दे रहे हैं। ये बेनिफिट कंपनी अपने पास से देगी, अपने प्रॉफिट में से देगी। सिर्फ बेस बना रही है किसको, शेयर्स को, कि कंपनी ये बोल देगी भाई 2023 के अंदर हमारा एक शेयर 80 रुपए का है और मान लो हम तुम्हारे फेवर में 1000 शेयर का एप्रिसिएशन राइट क्रिएट कर रहे हैं 2 साल बाद का। तो अगर आप हमारी कंपनी में जुड़े रहोगे तो आज 1000 शेयर 80 रुपए के हिसाब से 80,000 के हैं, 2 साल बाद ये जितने रुपए से भी बढ़ेंगे तो जो डिफरेंस वैल्यू होगी हम आपको देंगे एज अ गिफ्ट। तो इस ए को यहां पे 1000 शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1000 शेयर को एज अ बेस बनाया है। इसीलिए हम बोलते हैं नोशनल कंसेप्ट है। नोशनल क्यों है, क्योंकि हमें खरीदने नहीं है शेयर्स, यहां पे सिर्फ कंपनी शेयर्स को बेस बनाकर आपके फेवर में एक राइट क्रिएट कर रही है और एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर लेती है, स्कीम आपके साथ साइन करवा लेती है, जिसमें लिख के देती है कि भाई हमारे शेयर का जो डिफरेंस अमाउंट होगा, हम शेयर को बेस बना रहे हैं, जो डिफरेंस अमाउंट होगा आज से 2 साल बाद वो हम आपको देंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर मान लो अगर स्टॉक 2 साल बाद बढ़ा ना घट गया, तो अगर बढ़ेगा नहीं घट गया तो कंपनी क्या करती है कि एग्रीमेंट में ना ये भी लिखवा देती है कि अगर कल को बाय चांस स्टॉक बढ़ा नहीं और गिर गया तो हम आपको एक फिक्स अमाउंट तो देंगे, मान लो 25,000 वगैरह वगैरह, मान लो 25,000 तो आपको इतना तो देंगे भले शेयर बढ़े या घटे। इसका मतलब ये होता है वो फिक्स अमाउंट वाला एक क्लॉज डलवा दी जाता है कि अगर शेयर गिर गया तब भी आपको इतना पैसा तो देंगे ताकि आप हमारे शेयर में जुड़े रहो, हमारी कंपनी में जुड़े रहो। तो 2 बातें होती हैं, अगर शेयर का प्राइस ज्यादा बढ़ गया, मतलब पहले जैसे यहां पे एग्जांपल देके बात करें तो पहले 80 का था, अब 125 का हो गया, इसका मतलब अब 1,25,000 के शेयर होगा, पहले 80,000 के थे, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 45,000 रुपए का। तो यहाँ पे 25,000 से ज्यादा बढ़ गए, तो यहाँ पे 45,000 रुपए देने में उस एम्प्लॉय को फायदा, तो यहाँ 45,000 कंपनी देगी अपने प्रॉफिट में से। और अगर ऐसा ना होता और कंपनी का शेयर लॉस में चला जाता तो कंपनी 25,000 तो उसको देती, तो उसका कहीं से भी नुकसान नहीं है, एम्प्लॉय का कहीं से भी नुकसान नहीं है।
तो इसे, और इसे स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ आ गया, क्योंकि यहां पे स्टॉक क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। स्टॉक क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। समझ आ रही है ना बात, क्लियर हो गई ना, कि यहां पे जितने से एप्रिशिएट हो रहा है उतना, नाम इसका है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम की, जितने से एप्रिशिएट होगा उतनी वैल्यू आप एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसी को हम बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। अब आता है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, ये क्या होती है समझते हैं। नेक्स्ट आती है गाइस जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीईबीएस। सबके नाम समझ आ रहा है शॉर्ट में। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम को हम बोलते हैं ईएसओएस, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम को हम बोलते हैं ईएसपीएस, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम को हम बोलते हैं एसएआरएस, और क्योंकि शब्द सारे आगे यूज होंगे, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीईबीएस। अब ये क्या, नाम से क्लियर है, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। अच्छा, हर एक कंपनी को आपको पता है एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए क्या करना पड़ता है, ईएसआई में पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में सुना होगा ना, एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में एम्प्लॉय की सैलरी से भी कटता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हर एक कंपनी के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर पैसा डाला जाता है। ये अच्छा, ये ईएसआई का पैसा कहां डलता है, एम्प्लॉय की मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, है ना, मेडिकल कोई दिक्कत हो जाए, उसको बीमारी हो जाए, वो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, वो। एक आपने सुना होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट भी होता है, कि अगर फैक्ट्री के अंदर, ये तो बीमारियों के लिए है, अगर फैक्ट्री के अंदर ही मशीन पे काम करते हुए कोई इंजरी हो जाए तो उसके लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट भी है। इंडिया में एम्प्लॉय का कंपनसेशन देना पड़ता है, एम्प्लॉइज को क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है ना। तो ऐसे इंडिया में बड़े सारे बेनिफिट है, इन्हें हम बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये इन्हें हम बोलते हैं जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट, जो एम्प्लॉइज को देने पड़ते हैं, हर एक कंपनी को एम्प्लॉइज को देने पड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो ये जो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, एम्प्लॉइज को अगर देने हैं तो भाई इसके पैसे भी तो होने चाहिए ना कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर्स परचेज करके रख लेती है। अब ये अपनी कोई भी कंपनी अपने शेयर खुद तो परचेज कर नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, अपने नाम से तो परचेज कर नहीं सकती। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और ये अपने ही जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के एम्प्लॉइज के लिए अपने एम्प्लॉइज को जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट देना चाहती है। तो ये जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम का फायदा देना चाहती है, तो उसके लिए क्या करेगी, सुनना बड़े ध्यान से। मान लो इस कंपनी को पता है कि आज से 2 साल बाद इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को पैसा देना है। मान लो इन्हें पता है कि इन्होंने आफ्टर 2 इयर्स क्या करना है, अपने एम्प्लॉइज को क्या करना है, पैसा देना है। मान लो इन्होंने 2 साल बाद अपने एम्प्लॉइज को 10 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख रुपए देने हैं एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के। तो ये कंपनी क्या करेगी, एक ट्रस्ट क्रिएट करेगी। ये कंपनी क्या करेगी, एक ट्रस्ट क्रिएट करेगी और उसको अपने पास से फंड्स ट्रांसफर करेगी। और फंड्स ट्रांसफर कर कर क्या बोलेगी कि भाई, ट्रस्ट को क्या बोलेगी कि तुम हमारी कंपनी के 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लो, 10 लाख के क्या कर लो, शेयर्स खरीद लो। और इस 10 लाख के शेयर्स को अपने पास 2 साल तक संभाल के रखो, 2 इयर्स तक क्या करो, अपने पास रखो। आफ्टर 2 इयर्स जैसे ही हमारे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे ही हमारे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इन शेयर्स को बेचकर हमारे एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए वो पैसा दे देना, हमारे एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए वो पैसा हमारे को दे देना। दिस इज कॉल्ड जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, है ना, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए देना। अब हो क्या रहा है कि इसका मतलब कुछ शेयर साइड में रख दिए जाते हैं। अब कंपनी अपने शेयर खुद तो अपने नाम से खरीद के साइड रख नहीं सकती, लेकिन उसको अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने हैं, तो क्या करती है, एक कंपनी ट्रस्ट क्रिएट करती है। ट्रस्ट का काम ही क्या होता है, किसी चीज का ध्यान रखना, संभाल के रखना। यहाँ पे एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा जो उस चीज को संभाल के रखेगा। तो इस ट्रस्टी को क्या बोला जाएगा, भाई इसकी ड्यूटी क्या होगी कि भाई, तो इसको ये पहले कंपनी फंड ट्रांसफर करेगी, इसको क्या बोलेगी कि हमारी कंपनी के क्या कर लो, 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद के रख लो, और आज से 2 साल बाद जब हमारे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इन शेयर्स को हम बेचकर जो पैसा हमारे पास आएगा तो वो हम एम्प्लॉइज के जनरल बेनिफिट के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जब हमारे को पैसे की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसमें कंपनी का भी फायदा होता है। आज 10 लाख रुपए के शेयर खरीद रहे हैं, आज 10 लाख के शेयर खरीद रहे हैं, हो सकता है कि 2 साल बाद उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए। वो आज 10 लाख के शेयर हो सकता है 2 साल बाद 12 लाख के हो जाए, 13 लाख के हो जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। और उसी एक्स्ट्रा पैसे में से ही जो ट्रस्टी अपॉइंट कर रहा है, ट्रस्ट क्रिएट करिए, उसकी सैलरी वगैरह उसी में से निकल जाती है, उसी में से निकल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। तो समझ आ गया ये कैसे होता है, ये वर्क कैसे करती है, आपको समझ आ गया कि कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर्स को साइड रख देती है, जितने वैल्यू को उनको अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देना होता है, ये जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट वाला उतनी वैल्यू के शेयर्स को साइड रखवा देती है। और जब पैसे की जरूरत पड़ेगी
तो फ्यूचर में जब वो एम्प्लॉय को बेनिफिट देना होगा तो उन शेयर्स को बेच के पैसा जो आएगा वहां से एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे दिया जाएगा। और वो शेयर्स कंपनी अपने जो खुद के रखती है, अब उन पर अब कोई भी कंपनी अपने नाम से अपने खुद के शेयर तो खरीद नहीं सकती, तो वो कैसे खरीदती है आपको समझ आ गया? एक ट्रस्ट क्रिएट करवाती है और ट्रस्ट को बोलती है कि आप हमारे शेयर्स रख लो, खरीद लो, और जब हमारे को 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी तो दे देना। तो इस तरीके से होता है और ये वर्क करता है सारा चीजें। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो। ये हो गया जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। अब ये सेम कंसेप्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में भी है, सेम कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं आरबीएस। बस फर्क क्या है कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉइज को पेंशन वगैरह दी जाती है, हर एक कंपनी पेंशन देती है, प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है। अच्छा, आपने सुना होगा ना, प्रोविडेंट फंड का पैसा 12% एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाता है, 12% एम्प्लॉयर अपने पास से देता है, मतलब कंपनी अपने पास से डालती है। तो अपने पास से जो पैसा डालते हैं वो कहां से डालते हैं? वो इधर आरबीएस से ही निकालते हैं वो पैसा। तो यहां पे क्या होगा? प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया, पेंशन फंड का पैसा हो गया, ये रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट दिए जा रहे हैं एम्प्लॉइज को। तो यहां पे भी सेम कंसेप्ट होगा, जितना पैसा उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम पे देना है, पेंशन के टाइम पे, प्रोविडेंट फंड के टाइम पे, उतना पैसा वो क्या करेंगे? एक आरबीएस स्कीम में डालेंगे। और वही क्या बोलेंगे? वही सेम कंसेप्ट होगा। यहां पे एक ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, ट्रस्ट को बोलेंगे कि भाई आज से 2 साल बाद हमने अपने एम्प्लॉय को 2 साल 5 साल जितने साल के बाद भी उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने हैं, कि भाई इसके लिए एक आरबीएस स्कीम क्रिएट कर रहे हैं, इतने अमाउंट के शेयर्स वो इस ट्रस्ट को परचेज करवा देंगे, पैसा दे देंगे, और ट्रस्ट उतने अमाउंट के शेयर्स को होल्ड करके रखेगी। और जैसे ही आज से 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी कंपनी को वो अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट बेनिफिट देने होंगे, तो उस टाइम पे उन शेयर्स को बेचकर जो पैसा आएगा वहां से एम्प्लॉइज को क्या कर दिया जाएगा? वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पेंशन प्रोविडेंट फंड का पैसा उन शेयर से बेचकर रिकवर कर दिया जाएगा। तो यहां पे भी सेम कंसेप्ट होगा, कंपनी अपने नाम से तो शेयर खरीद नहीं सकती, तो क्या करेगी? वही ट्रस्ट क्रिएट करेगी, ट्रस्ट को बोलेगी कि आप हमारे नाम के शेयर्स खरीद लो हमारी कंपनी के, और 4 साल 5 साल तक होल्ड करके रखो, ट्रस्टी संभाल के रखेगा उन शेयर्स को, और 5 साल के जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उन शेयर्स को बेच के पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। ये सब ना एक्चुअल में पहले ही क्यों करवा दिया जा रहा है? बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर कंपनी पहले से अपने अकाउंट में मेंटेन कर ले, तुम्हें पता है ना अकाउंट में मेंटेन होगा तो खर्च हो जाता है, तो इसलिए पहले से अलग अलग स्कीम बनाई गई है कि जो जिस पर्पस के लिए उसका पैसा पहले ही साइड कर दो। जैसे घर में भी शादी करनी होती है माँ बाप औरों को, बच्चों की अपने, तो पहले से बच्ची का पैसा अलग जोड़ के अलग रखने लगते हैं कि इतना निकालना पड़ेगा, वरना नॉर्मल पैसों में तो खर्च हो जाएगा, पता ही नहीं लगता। तो इस तरीके से पैसे स्कीम्स बनाई जाती हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाई जाती है, और कैसे वर्क करते हैं आपको समझ आ गया, इसका भी समझ आ गया आरबीएस क्या होती है। लास्ट आता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी तरीके की कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी है। अब आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो मेनली 4 तरीके की होती है। एक होता है पेटेंट, एक होता है कॉपीराइट, एक होता है ट्रेडमार्क, और एक होते हैं डिजाइन्स। आई होप आपको इन चारों में फर्क पता होगा, नहीं भी पता तो बताया, तो लोग इन सबको सेम समझते हैं। पेटेंट किस पे मिलता है? अगर कोई कंपनी कोई इन्वेंशन कर रही है, कोई नई चीज की इन्वेंशन कर रही है, तो उस इन्वेंशन के ऊपर क्या मिलता है? पेटेंट। कॉपीराइट किस पे मिलता है? आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे। जैसे एग्जांपल, कोई ऑथर ने बुक लिखी है, अब वो बुक कॉपी ना हो जाए तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? कॉपीराइट लेते हैं। किसी फार्मा कंपनी ने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे कैंसर पेशेंट्स को ठीक करा जाएगा, वो फॉर्मूला एक इन्वेंशन है, उसके ऊपर क्या लिया जाएगा? पेटेंट। लेकिन किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी है, उस बुक का कंटेंट चोरी ना हो जाए, उसके लिए क्या लिया जाता है? कॉपीराइट। और आर्टिस्टिक मतलब मूवीज, तो आपने देखा होगा लोग मूवीज पे भी कॉपीराइट लेते ताकि एक बंदा सेम मूवी का कंसेप्ट दूसरी मूवी में यूज ना कर ले। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है, ये किस पे मिलता है? ब्रांड और लोगो पे, ब्रांड और लोगो पे। जैसे ऑडी की 4 चूड़ियां, वो उनका ट्रेडमार्क है। वो नाइकी का टिक वाला निशान, वो उनका ट्रेडमार्क है ना। और कोका कोला का जो, या पेप्सी का आप देखते हो कि ऊपर एक ब्लू कलर का रेड कलर का सर्कल बना होता है पेप्सी की बोतल पे, वो भी क्या उनका ट्रेडमार्क है। तो एक ऐसा मार्क जिससे उसका प्रोडक्ट ट्रेड हो रहा है, उस पर ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट होता है डिजाइन। डिजाइन तो आपको समझ आता है, डिजाइन पे लिया जाता है। आपने देखा होगा अलग अलग फोनों के अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग कार्स के अलग अलग डिजाइन होते हैं, और कोई भी बंदा दूसरा उस डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि डिजाइन के ऊपर भी प्रोटेक्शन मिलती है। आप डिजाइन को रजिस्टर करवा लोगे तो आपका डिजाइन कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। और इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल वर्ड बना इंटेलेक्ट से, माइंड से, तो माइंड से जनरेट करी हुई प्रॉपर्टी है ये सारी, इसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर किसी एम्प्लॉई ने, अगर आपकी कंपनी के किसी एम्प्लॉई ने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाकर दी है, या किसी भी तरीके का आपकी कंपनी के अंदर क्या कर दिया है? कोई वैल्यू एडिशन करके दिया है, कंपनी को किसी भी तरीके से कोई ग्रोथ करके दी है जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के काम से अलग है,
जो पहले कंपनी में नहीं होता था, उसने उसके आने से चीज होनी शुरू हुई है कंपनी में एक्स्ट्रा चीज पैदा हुई है, वैल्यू एडिशन हुआ है, तो वो एम्प्लॉय कंपनी के लिए बहुत काम का है। तो ऐसे एम्प्लॉइज को कंपनी क्या करती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर देती है, और ये अलाउड है डिस्काउंटेड प्राइस पे। यहां तो कंपनी फेस वैल्यू से नीचे भी शेयर दे सकती है, जैसे ऊपर आपने पढ़ा था ईसॉप वगैरह में जो शेयर दिए जाते हैं वो भी मार्केट प्राइस से सस्ते दामों पर दिए जाते हैं, लेकिन वो मार्केट प्राइस से सस्ते दामों पर दिए जा रहे हैं। यहां तो डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाएंगे, तो फेस वैल्यू से भी नीचे दिए जा सकते हैं, और ये अलाउड है, डिस्काउंटेड प्राइस पे देना अलाउड है एज पर सेक्शन 54, एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको कंपनी लॉ में स्वेट इक्विटी शेयर का कांसेप्ट पढ़ाया गया था। और ये स्वेट इक्विटी क्यों बोलते हैं, आपको लॉजिक पता है, क्योंकि एम्प्लॉइज को उनकी खून पसीने की कमाई, उनकी मेहनत की वजह से दिए जा रहे हैं। एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिस इज अलाउड। ये अलाउड है, दिस इज अलाउड, ठीक है जी। तो ये था कंसेप्ट, समझ आ गया आपको। तो अब आपको इस सबके बारे में पता है। अच्छा, ये 5 स्कीम्स पहले के अलग चैप्टर था, 5 स्कीम्स के लिए पहले कौन सा था, सेबी एसबीबी रेगुलेशंस 2014, और ये स्वेट इक्विटी इसके लिए अलग से रेगुलेशन थी, सेबी एसबीबी रेगुलेशन 2002 और सेबी स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2002। और अब इनके लिए दोनों के लिए एक ही रेगुलेशन है। ये पांचों स्कीम्स भी एक ही एक्ट में कवर है, एक ही रेगुलेशन में कवर है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2021, और स्वेट इक्विटी वाला कंसेप्ट भी इसी में ही कवर है, इसके प्रोविजन भी इसी में कवर है, क्योंकि इसलिए इसका नाम भी क्या है, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। तो दोनों का जिक्र यही हो रहा है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्ट कहां लगता है और कहां नहीं लगता, कंपनीज कवर्ड और नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो अब जरा देखो, द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एनी कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड हु सीक्स टू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स और हैज अ स्कीम। अब स्कीम आपको पता है 5 होती हैं। 5 स्कीम कौन कौन सी होती हैं अब आपको पता है, एक ईएसओएस, एक ईएसपीएस, और 5 स्कीम आपको पता है, एक होती है एसएआरएस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, एक होती है जीईबीएस जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, और एक होती है आरबीएस रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। ये 5 स्कीम्स होती हैं। तो कह रहा है कोई भी लिस्टेड कंपनी, मैंने तुम्हारे को पहले बताया था, ये अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगते, अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगते हैं, खाली किस पे लगते हैं, लिस्टेड कंपनी पे। तो मैंने तुम्हारे को बताया था, या वो जिन्होंने लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर लिया और उनको मिलने वाले हैं और वो भी ये सब करना चाहते हैं, उनको भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो क्या बोलता है, पहली बात तो द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एनी कंपनी, मैं इसको हटा दूं ना, भी सब स्कीम्स तो आपको पता ही है कौन सी होती है, एनी कंपनी जो कि क्या है, लिस्टेड है, हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो पहले से लिस्टेड है, एंड हु सीक्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर। और वो क्या करना चाहती है, या तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, या वो कोई स्कीम इशू करना चाहती है, जिसके पास ऐसी कोई स्कीम है। और स्कीम क्या होती है आपको पता है, 5 तरीके की स्कीम होती है। और ये शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं, और ये जो स्कीम इशू की जा रही है, क्यों इशू की जा रही है, उसके लिए 3 कंडीशन है, और तीनों में ना एंड है, यहां पे भी एंड, यहां पे भी एंड। तो ये 3 कंडीशन, पहली फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट एम्प्लॉइज, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट मिलना चाहिए, एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके ये जो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, लिखा है सीक्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, यहां पे डायरेक्ट तो समझ आता है कि कंपनी ने, जैसे ईसोप के केस में कंपनी डायरेक्टली शेयर्स किसको इशू करती है, उसको इशू करती है, किसको, एम्प्लॉय को। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने जनरल बेनिफिट स्कीम देखा था, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम देखा था, वहां पे शेयर्स डायरेक्टली एम्प्लॉय को इशू नहीं होते, वो थ्रू ट्रस्ट क्रिएट किए जाते हैं, थ्रू ट्रस्ट उनके पास वो पैसा रखवाया जाता है, उनके पास वो शेयर्स दिखवाए जाते हैं, और उन शेयर्स को फ्यूचर में बेच के बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो अगर आप यहां देखोगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में तो डायरेक्टली शेयर्स एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, लेकिन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम के अंदर आपको पता है शेयर्स नहीं दिए जाते, खाली शेयर्स के ऊपर का बेनिफिट दिया जाता है जो एप्रिशिएट होता है। और जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के अंदर शेयर्स एम्प्लॉइज को नहीं दिए जाते, शेयर्स तो एक ट्रस्ट में रखवाए जाते हैं, और उस ट्रस्ट जब फ्यूचर में जरूरत पड़ती है एम्प्लॉइज को वो बेनिफिट देने के लिए, तो उन शेयर्स को बेच के जो पैसा आता है वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो इसका मतलब वो शेयर्स डायरेक्टली कंपनी के फायदा नहीं, मतलब एम्प्लॉइज को डायरेक्ट फायदा नहीं दे रहे, पहले वो इनडायरेक्टली किसके पास जाएंगे, पहले वो ट्रस्ट के पास जाएंगे, और ट्रस्ट से वो शेयर बेच के इनडायरेक्टली बेनिफिट किसके पास पहुंचेगा, एम्प्लॉय के पास पहुंचेगा। तो इसलिए यहां पे इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है
कि वहां पे एम्प्लॉय को डायरेक्ट शेयर नहीं मिल रहा, वो इनडायरेक्टली पहले ट्रस्ट के थ्रू काम होगा, उसके बाद वो आपको मिलेगा, इसलिए यहां पे इनडायरेक्ट शब्द आया। मगर अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल किसको रहा है? एम्प्लॉय को। सारी स्कीम के अंदर अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है? एम्प्लॉइज का। तो यहां पे लिखा है इन्वॉल्विंग डीलिंग इन और सब्सक्राइबिंग टू और परचेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आपको समझ आ गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। कंपनी के शेयर परचेज किए जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में डायरेक्टली एम्प्लॉय ही कंपनी से शेयर परचेज करता है। लेकिन जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में आपने देखा था कि एम्प्लॉय कंपनी से शेयर परचेज नहीं करता, एक ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, वो कंपनी से शेयर परचेज करती है और वहां से जो बेनिफिट जनरेट होता है वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो वहां पे इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे शेयर एम्प्लॉय परचेज नहीं करता, वहां पे शेयर ट्रस्ट परचेज करती है। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि साथ में, अच्छा यहां पे जो है ना, यहां पे एक चीज लिखी है, सेटिस्फाइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा एनी वन का मतलब कि इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो। अच्छा इसका मतलब इनमें और है, तो फर्क समझो। तो ये जो पहला पॉइंट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों पूरे होने चाहिए, इनमें एंड है। और ये जो थर्ड पॉइंट के ए बी सी तीन पॉइंट है, इन तीनों में से कोई एक पूरा हो जाए, एनी वन क्राइटेरिया पूरा करना है इन तीन में से, एनी वन क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड आउट ऑफ ए और बी और सी। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो तीनों फुलफिल करने हैं, लेकिन थर्ड के अंदर जो तीन कंडीशन उनमें से कोई एक पूरी करनी है, कोई एक पूरी करनी है। पहला, द स्कीम इज सेटअप बाय द कंपनी और एनी अदर कंपनी इन इट्स ग्रुप। अच्छा आपको पता है ना, जैसे ग्रुप में और कौन सी कंपनी होती है, होल्डिंग, सब्सिडरी वगैरह वगैरह, तो स्कीम आपकी कंपनी ने खुद ने बनाई हो, ये जो ये वाली स्कीम है, ये आपकी होल्डिंग कंपनी वगैरह ने बना दी हो आपके एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए स्कीम, ऐसा हो सकता है ना। एक तो ये है कि भाई एक्स लिमिटेड, ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है ना, एम्प्लॉय ये जो जीबीएस एटसेट्रा, जितनी भी स्कीम्स हैं, या तो ये कंपनी खुद बना रही है, या मान लो इस एक्स लिमिटेड के ऊपर एक कंपनी है एच लिमिटेड जो इसकी होल्डिंग कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, प्लस ये जो एक्स लिमिटेड जिसकी सब्सिडरी है, अपने एम्प्लॉइज प्लस एक्स लिमिटेड के एम्प्लॉइज, दोनों के बेनिफिट के लिए स्कीम बनाना चाहती है, तो बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यही कह रहा है, ये स्कीम कौन बनाएगी, या तो आपकी खुद की कंपनी बनाए, या आपकी कोई ग्रुप कंपनी बनाए। दूसरा, और स्कीम के अंदर पैसा किसका लगाओ, या तो आपकी खुद की कंपनी का लगाओ, लिखा है ना, स्कीम इज फंडेड और ग्रांटेड बाय द कंपनी और एनी अदर कंपनी इन इट्स ग्रुप, या आपकी किसी ग्रुप कंपनी ने पैसा लगाया हो। ये जो स्कीम में पैसा लग रहा है, ये फ्री में तो हो नहीं रहा, ये जो आप एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हो, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट दे रहे हो, जैसे भी अपने एफसीआरएस में देखा था कि जितना एप्रिशिएट होगा हम आपको पैसा देंगे, उतना एप्रिसिएशन अमाउंट हम देंगे, तो वो पैसा मतलब हो जाता है कंपनी के प्रॉफिट से दिया जाएगा। तो सेम ऐसे जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के लिए, ये जो कंपनी अपने शेयर्स परचेज करवा रही है, खुद के शेयर परचेज करवा रही है ट्रस्ट से, तो पैसा कहां से आ रहा है, तो वो पैसा कंपनी के प्रॉफिट में से आ रहा है। तो वो यही कह रहा है, अगर कंपनी पे खुद पे वो पैसा नहीं है, या तो वो कंपनी खुद पैसा दे, या अपनी ही किसी ग्रुप कंपनी से पैसा ले। या तीसरा वो क्या कह रहा है, स्कीम को कंट्रोल कौन कर रहा हो, आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, या आपकी कोई ग्रुप कंपनी कंट्रोल कर रही है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। इन तीनों में और है, और ये साथ में तीन कंडीशन क्या क्या, पहला, एक वो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज को फायदा मिलना चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सेकंड है कि वो शेयर्स कंपनी खुद खरीदे या इनडायरेक्टली किसी और से खरीदवाए ट्रस्ट के थ्रू, जैसे आपने मैंने एग्जांपल दिया। और तीसरा, इन तीनों में से कोई एक फायदा हो जाए कि भाई उस स्कीम का पैसा या तो कंपनी खुद दे रही है, उसकी ग्रुप कंपनी दे रही है, उस स्कीम को फंडिंग जो होती है, उस स्कीम को बनाया किसने, या तो कंपनी ने, उसकी ग्रुप कंपनी ने, या उस स्कीम को मैनेज कौन कर रही है, वो कंपनी है, उसकी कोई ग्रुप कंपनी। इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए, साथ में ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, तो हम समझेंगे कि आपकी कंपनी एलिजिबल है। और साथ में नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि आपकी कंपनी कौन होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। तो ये हो गया कि किन कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजंस लगेंगे, अभी तो हमने ये समझा। अब इन किन के ऊपर नहीं लगेंगे, कौन से प्रोविजंस नहीं लगेंगे, जरा ये पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इस हमारे को सब समझ आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। रुको जी, रुको रुको रुको, इसको बोल्ड कर देते हैं। रुको, एक मिनट रुको।
चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको बस बोल्ड कर दूं। ऐसे बोल्ड हो नहीं रहा है, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो पॉज भी करी थी कि शायद हो जाए। वो अलग से डायग्राम बना हुआ है, छोड़ो, सीधा नीचे आते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी। अभी तो हमने ये समझा कि ये रेगुलेशंस कहाँ लगेंगी। तो पहले तो हमने देखा दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एनी कंपनी, इसको हमने बोल्ड कर दिया, हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया and who seeks to issue sweat equity shares और हैज अ स्कीम। अब आपको पता ही, और सारी कंडीशंस मैंने पढ़ा दी हैं। अब आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी की, मतलब इन रेगुलेशंस के प्रोविजंस कहां नहीं लगेंगे। तो क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। कहता है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रेफरेंशियल इशू। अच्छा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू किसका? प्रेफरेंशियल इशू। इसको हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे हम बल्क अलॉटमेंट करते हैं टू ग्रुप ऑफ पर्संस, बल्क अलॉटमेंट करते हैं टू आइडेंटिफाइड पर्संस। आइडेंटिफाइड मतलब आप उनको जानते होते हो। तो अगर आप देखा जाए तो ये सब देखो, अगर आपको याद हो तो कंपनी लॉ में ना, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने कंपनी लॉ में एक सेक्शन 23 पढ़ा था, और जहां पे आपने ये पढ़ा था कि एक पब्लिक कंपनी 4 तरीके से शेयर्स इशू कर सकती है, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज पर। सेक्शन 23 में क्या था कंपनी लॉ के अंदर? मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, और उसके अंदर आपने पढ़ा था 4 चीजें होती हैं मेथड्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर। एक होता है पब्लिक इशू, एक होता है राइट्स इशू, एक होता है बोनस इशू, और एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जिसको हम एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो उन्होंने बोला था कि एक कंपनी 4 तरीके से शेयर इशू कर सकती है। सॉरी, कौन कौन से 4 तरीके हैं? कौन कौन 4 तरीके हैं? पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, राइट इशू किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते दामों पर शेयर देते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, एम्प्लॉइज को नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। थोड़ा सा लेस प्राइस पे शेयर्स दिए जाते हैं, लेस प्राइस पे शेयर्स अलॉट होते हैं। बोनस इशू के अंदर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर दिए जाते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और पब्लिक इशू का मतलब तो क्या है कि यहां पे कोई भी आके कंपनी के शेयर्स ले ले, एनीवन, एनीवन, जनता जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है, कोई भी ले ले। तो ये इन तीनों में से तो कुछ है नहीं। अगर आप कोई स्कीम लेकर आ रहे हो, हाँ पब्लिक इशू हो सकता है, जैसे मान लो आपने एम्प्लॉई को बोला कि भाई हमारी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है और आप उसी में से शेयर्स खरीद लेना, तो पब्लिक इशू के प्रोविजंस तो लगेंगे, लेकिन राइट इशू और बोनस इशू तो ये है ही नहीं। अच्छा, लेकिन जब आप अपने एम्प्लॉइज को ही शेयर दे रहे हो, और मान लो कंपनी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ रही, मान लो कंपनी ये कह रही है कि 2 साल बाद हम तुम्हारे को शेयर देंगे, आज तुम्हारे को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं, 2 साल बाद आपको शेयर दे देंगे, है ना, सस्ते दामों पे। तो इसका मतलब, और दुनिया को भी देंगे, लेकिन वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू दे रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको होती है? आइडेंटिफाइड पर्संस को। आइडेंटिफाइड पर्संस का मतलब होता है जिनको आप जानते होते हो, जिनको आप जानते हो। तो मान लो आपकी कंपनी के अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, आप उनको जानते हो, तो आप उनको ऑफर दे रहे हो कि हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। और इसी को हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं। आपको पता होगा, जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो साथ में हमारे को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस भी फॉलो करने होते हैं। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का आप लोगों ने कंपनी लॉ में सेक्शन पढ़ा था 62(1)(c) पढ़ा था ना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस दिए हुए थे वहां पे। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होती है? आइडेंटिफाइड पर्संस को होती है बल्क अलॉटमेंट की, आप जिन्हें जानते होते हो। तो देखा जाए तो आप कंपनी के एम्प्लॉइज को भी जानते हो, और आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को ईसॉप के थ्रू, ईएसपीएस के थ्रू शेयर दे रहे हो, तो ये राइट इशू, बोनस इशू तो है नहीं, ये तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही है, प्राइवेट प्लेसमेंट ही है। तो देखा जाए तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही है। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए हमारे कंपनी लॉ में स्पेसिफिकली, जो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके प्रोविजन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस में दिए हुए हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस में दिए हुए हैं। लेकिन वो कह रहा है कि आपको वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अगर आप स्कीम्स इशू कर रहे हो, अगर आप ये वाली स्कीम्स अलॉट कर रहे हो, तो आप ये वाली रेगुलेशन तो फॉलो कर ही रहे हो सेबी की, ये वाली। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की रेगुलेशंस जो बनाई हुई हैं सेबी ने, आईसीडीआर रेगुलेशन, वो भी आईसीडीआर रेगुलेशंस भी किसने बनाई है? सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018, वो भी सेबी ने बनाई है।
तो कह रहे हैं कि आपको अगर आप ये वाली रेगुलेशंस फॉलो करके अगर आप एम्प्लॉइज को ये वाली स्कीम्स दे रहे हो तो आपको अलग से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगी ना। दोनों ही सेबी की रेगुलेशन है। देखा जाए तो ये दिखा जाए तो है तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टाइप ही। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो तो एम्प्लॉइज एक आइडेंटिफाइड पर्सन हो गए, देखा जाए तो वो आइडेंटिफाइड पर्सन है, तो देखा जाए तो है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट ही, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही है वो। लेकिन स्टिल लॉ कहता है आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अलग से प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस कहां दिए हैं आईसीडी रेगुलेशन में, लेकिन वो आपको अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये भी सेबी की रेगुलेशन है। अगर आप ये वाली रेगुलेशंस फॉलो करके एम्प्लॉइज को ईसोप ईएसपीएस दे रहे हो, ईसोप या ईएसपीएस के थ्रू शेयर्स दे रहे हो, तो आपको अलग से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो वो यही बता रहा है, द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटिंग टू, पर्टेनिंग का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू, relating to preferential issue as specified under SEBI ICDR regulations 2018 shall not be applicable in case of a company issuing new shares in persons and complies of these regulations. These regulations मतलब वही, अगर आप इन regulations के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज को ESOP के थ्रू शेयर्स दे रहे हो या ESPS के थ्रू शेयर दे रहे हो या स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, अगर आप ऐसे कोई भी शेयर दे रहे हो तो आपको खाली यही इन्हीं रेगुलेशंस के प्रोविजंस फॉलो करने हैं, आपको अलग से SEBI ICDR रेगुलेशंस के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाले प्रोविजंस फॉलो नहीं करने हैं। देखा जाए तो क्योंकि ये आइडेंटिफाइड पर्संस को होती है और ये भी एम्प्लॉइज भी आपके आइडेंटिफाइड, आप उन्हें जानते हो, तो लोगों को लगता है कि आइडेंटिफाइड पर्सन है तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजन लगने चाहिए। लेकिन अगर हम वो भी लगा देंगे तो आपको कंपनी के लिए तो बर्डन हो जाएगा ना, आपको ये वाली रेगुलेशन भी फॉलो करनी पड़ेगी और वो वाली भी करनी पड़ेगी। तो रिपीटेशन ना हो इसलिए उन्होंने बोला खाली आप ये वाली रेगुलेशन फॉलो करके ही एम्प्लॉइज को शेयर्स अलॉट कर दो, आपको अलग से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जो सभी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में प्रोविजन दिए हुए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक लाइन लिखी है, एक्सेप्ट वेयर एवर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रेगुलेशंस, अगर इन रेगुलेशन में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग से स्पेसिफिकली बोला गया। वैसे तो देखो इन सारी स्कीम्स के लिए वो क्या कह रहे हैं, जनरल रूल तो क्या है कि आपको खाली यही रेगुलेशन फॉलो करनी है, इन 6 चीजों के लिए आपको अलग से सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए उस स्कीम के अंदर ही बोला हुआ है कि साथ में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस भी फॉलो कर लो तो करने पड़ेंगे, वरना नहीं, वरना नहीं। तो लाइन क्या लिखी है, The provision relating to preferential issue as specified in SEBI ICD regulation shall not be applicable in case of a company whose new shares in persons and compliance of these regulations. These regulations का मतलब वही है SEBI Share Based Employee Benefit Regulation 2000 जो अभी हम पढ़ रहे थे, SEBI Share Based Employee Benefit Regulation 2021 and Sweat Equity Regulation 2021। जनरली तो इनके ऊपर जब आप इन रेगुलेशन के थ्रू शेयर इशू कर रहे हो इनमें से किसी भी स्कीम के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस फॉलो नहीं करने हैं, एक्सेप्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट वेयर एवर स्पेसिफिकली फॉर प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रेगुलेशन। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, अगर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर बोला गया है कि आपको ये वाले प्रोविजंस फॉलो करने हैं, अगर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर बोला गया है कि आपको ये वाले प्रोविजंस फॉलो करने हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाले इन रेगुलेशंस के साथ साथ, अगर पर्टिकुलर किसी एक स्कीम के लिए बोला गया, वो भी आगे जाके देखेंगे बोला गया नहीं बोला गया, अगर स्पेसिफिकली इनमें से किसी एक स्कीम के लिए अलग से बोला गया है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस फॉलो करने, और अगर बोला गया होगा तो उसका कोई रीजन भी होगा, मुंह में जाके समझेंगे, तो आपको अलग से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस फॉलो करने, वरना नहीं। तो जनरल रूल और स्पेशल रूल में क्या फर्क हो गया कि जनरली आप क्या बोलोगे, जनरली अगर आप इनमें से कोई भी स्कीम इशू कर रहे हो तो आपको खाली यही रेगुलेशन फॉलो करनी है, सभी आईसीडीआर के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाले प्रोविजंस फॉलो नहीं करने हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी एक स्कीम के लिए अलग से बोला गया है उसी स्कीम के अंदर कि भाई जब हम पढ़ेंगे भी आगे जाके कि आपको साथ में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोविजंस फॉलो भी करने हैं, तो वो रीजन भी बताया होगा क्यों करने हैं, तो फिर वो समझ आ जाएगा वहां से, तो करने हैं अदरवाइज नहीं करने। तो इसको बोल्ड कर देते हैं। Provisions pertaining to preferential issue as specified in SEBI ICDR regulations shall not be applicable in case of a company, in case a company new shares in pursuance of and compliance of these regulations except wherever specifically provided for in these regulations। ठीक है जी, अब आपका बेस बन गया। अब आ रहा है डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट को समझना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस डेफिनेशन पार्ट के अंदर समझाया जाएगा कि रेगुलेशंस कहां लगेंगी, कैसे लगेंगी, किस पे लगेंगी, उन सब के बारे में। और ये डेफिनेशन पार्ट को बेटर है कि मैं आज ना कराऊं, अगली क्लास में करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, है ना। इस डेफिनेशन पार्ट को मैं आज नहीं करा रहा,
अगली क्लास से करेंगे। आज का जो लेक्चर था वो मेरे को कराने का मेन पर्पस बेस बनवाना था, और मैं जनरली इंट्रोडक्शन लेक्चर कभी भी बड़ा नहीं रखता, ठीक है ना। आगे की बात अगली लेक्चर से करेंगे।